हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी एस शर्मा योर फिजिक्स फैकल्टी। अपन आज कैपेसिटेंस स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस बेसिकली सीबीएसई के चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट है और आरबीएसई के लिए ये चैप्टर 4th चैप्टर है। तो आज अपन बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस जो वर्ड है वो बेसिकली कैपेसिटी से बना हुआ है। कैपेसिटी अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं कि चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होती है? कैपेसिटेंस इज़ द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मैं चार्ज को या इस किसी कंडक्टर को लगातार चार्ज कर रहा हूँ तो क्या होगा, उसकी एक लिमिट होगी। उस लिमिट तक तो वो क्या करेगा? चार्ज होगा और उसके बाद में वो चार्ज को स्टोर करना बंद कर देगा, मतलब चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसे अपने पास में 1 लीटर जो है, 1 लीटर का अपने पास में बोतल है। उस 1 लीटर की बोतल में अगर अपन पानी डालते रहें तो वो 1 लीटर तक तो स्टोर करेगा और 1 लीटर के बाद में वो क्या करने लग जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा और वो बाहर बिखरने लग जाएगा। इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि कंडक्टर में भी उसकी स्टोरिंग जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स होती है। वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है कि कितना बड़ा कंडक्टर है, क्या है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। देखो जैसे इट इज़ द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। सो वी कैन से दैट कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर अ चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो मुझे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, इसका मतलब क्या होगा कि मान लो इनिशियली जो है एक कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं था, इनफाइनाइट पे मेरे पास बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। थोड़ा थोड़ा चार्ज जब मैं इस पे लेके आऊँगा तो जो पहला चार्ज है उसके कारण जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज नहीं है। दूसरा चार्ज आएगा, उसको थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज है जो इस पर थोड़ा सा चार्ज आ गया जो इस वाले पे फोर्स लगा सकता है। अब अगर तीसरा चार्ज आएगा उस पर 2 चार्ज फोर्स लगाएंगे, इसलिए उसके अगेंस्ट ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तीसरे पर और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, चौथे पे और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मतलब धीरे धीरे जो है, अगर एक कंडक्टर पे चार्ज आता रहता है तो उस पर और एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करने के लिए मुझे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर फोर्स लगाने के लिए चार्ज जाता है। और अपन ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे अपन चार्ज करते हैं उस कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होता रहता है और जितना ज़्यादा अपन चार्ज करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज स्टोर्ड ऑन दैट कंडक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपन चार्ज लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे वो अपोजिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा कर रहा है। इसका मतलब उसके ऊपर स्टोर होने वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा पा रहा है। इसका मतलब उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। देखो, दूसरे तरीके से ऐसा समझा जा सकता है कि पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर ऑन इट्स सरफेस इज़ Q/R, जिसमें K और R दोनों तो कांस्टेंट है। K 9 × 10⁹, R रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो अगर Q 0 था तो उसका पोटेंशियल 0 था। जैसे जैसे मैं चार्ज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। मतलब पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, ऐसा बोला जा सकता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? In the process of charging, we have to work to increase the potential। अपन को धीरे धीरे चार्ज लेकर आना है चार्जिंग में, तो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, उसको वर्क करना पड़ेगा, तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इफ़ वी गिव चार्ज टू एनी कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस इन द सेम रेशियो। जितना चार्ज अपन बढ़ाएंगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि Q/R होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं? चार्ज ऑन ए कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। मतलब उस कंडक्टर का जो चार्ज होता है वो पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं पोटेंशियल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज।
ऐसा भी बोला जा सकता है। मतलब Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, Q इज इक्वल टू CV। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होती है वो क्या होती है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जो अपन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला और जनरेट हुआ है C इज इक्वल टू Q/V। लेकिन देखो अपने पास में एक फॉर्मूला तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V/I होता है। V/IR का फॉर्मूला है, लेकिन तुम लोगों ने 10th क्लास में एक और पढ़ा होगा, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। उसमें कहीं भी V और I का जो है, V और I का रोल नहीं है, मतलब वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है ρL/A पे। इसी तरीके से C का फॉर्मूला भी Q/V है, लेकिन C तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो Q और V पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे अपन। लेकिन C जो है, C डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V, बिकॉज व्हेन V इंक्रीज Q देन V also increases in the same ratio, so C is always equal to Q/V। मतलब Q को अगर डबल किया जाएगा तो V भी डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो रेशियो तो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब C की वैल्यू कभी भी जो है वो चेंज नहीं होती है फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर। कब कब चेंज होती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो है पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए वो Q/V पे डिपेंड नहीं करता है, Q और V पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि Q को डबल करेंगे तो V भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स C इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट्स नेवर चेंज। ये कभी भी चेंज नहीं होता है फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर अपन बात कर रहे हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, इट ओनली चेंज व्हेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होंगी तब चेंज हो जाएगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसकी यूनिट होती है फेरेड, F से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए अपन माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड में इसको यूज़ करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹, और पिको का मतलब होता है 10⁻12। इस तरीके से अपन इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अपन को डेफिनेशन ऑफ 1 फेरेड देनी हो, 1 फेरेड क्या होता है। मान लो Q कितना है 1 कूलम और V कितना है 1 वोल्ट, तो C कितना हो जाएगा 1 फेरेड। तो C इज इक्वल टू Q/V होता है, तो 1 कूलम पर 1 वोल्ट। कैसे, अगर किस तरीके से डिफाइन किया जाए, अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट बढ़ जाता है या 1 वोल्ट इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 1 फेरेड का कैपेसिटर बोलेंगे, या 1 फेरेड की कैपेसिटेंस उस कंडक्टर की बोलेंगे। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज इफ़ वी चार्ज 1 कूलम ऑन इट देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज बाई 1 वोल्ट। ये चीज़ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखो बेसिकली अपने पास में C का फॉर्मूला है Q/V। अगर मान लो मुझे पता चल जाए कि उस कंडक्टर पे चार्ज कितना है और उसका पोटेंशियल कितना है, तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ C की। ये फॉर्मूला मेरे पास है। तो अपन चलो कैपेसिटेंस निकालते हैं एक स्फेरिकल कंडक्टर की। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है। Q चार्ज है। इफ़ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R, जिसकी रेडियस कितनी है, R है, हैव ए चार्ज Q, देन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज V इज इक्वल टू KQ/R। V कितना दिया हुआ है, KQ/R दिया हुआ है। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। V इज इक्वल टू KQ/R होता है, अपन पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। दो कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू R/K। कैसे आया, C इज इक्वल टू Q/V, तो C इज इक्वल टू आ गया KQ/R। R ऊपर चला जाएगा, नीचे जब फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो QR/QK। Q से Q कैंसिल होगा
आर बाई के, ये जो आर बाई के है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगी। के को क्या लिखा जा सकता है, 1/4πε0 लिखा जा सकता है। तो सी R/1/4πε, नीचे वापस फ्रैक्शन आ गया, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 4πε0 इंटू आर। देखो यहाँ पे अब ये 4πε0 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R का मतलब क्या है, किसी भी कंडक्टर की रेडियस बढ़ा दो, रेडियस बढ़ा दो का मतलब साइज़ बढ़ा दो, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इस फॉर्मूले में कहीं भी Q आया क्या, इस फॉर्मूले में कहीं भी Q नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले में कहीं भी Q नहीं आया, इसका मतलब क्या है, Q पे डिपेंड वो नहीं करता है। कहीं भी V आया क्या, नहीं आया, इसका मतलब कहीं भी वो V पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ऑन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पे मीडियम का इफेक्ट। देखो, इफ़ द कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी बोल सकते हैं, लेकिन अपन एप्सिलॉन आर का यूज़ लेंगे क्योंकि के को अपन कांस्टेंट पहले वाला बोल चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देन इट्स कैपेसिटेंस, देखो इसके कैपेसिटेंस के बारे में बात करते हैं। अपन मान लें वो सी डैश है, सी क्या होता है 4πε0 इंटू आर, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा, रेडियस चेंज नहीं हो रही, 4π चेंज नहीं हो रहा, केवल एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। तो यहाँ पे सी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, सी डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 4π एप्सिलॉन एम इंटू आर। एप्सिलॉन एम को क्या लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिखा जा सकता है, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएगी। एप्सिलॉन आर को बाहर लेंगे तो 4 बाई एप्सिलॉन नोट आ गया, तो 4 बाई एप्सिलॉन नोट आ गया, तो 4 बाई एप्सिलॉन नोट को क्या लिख सकते हैं, सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस इन एयर और मीडियम। ये जो सी है ना और ये सी डैश है, सी डैश जो है वो कैपेसिटेंस इन मीडियम है और सी जो है कैपेसिटेंस इन वैक्यूम या एयर है। ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए। मतलब अगर मीडियम में उस कंडक्टर को रख दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, देखो अगर अपन मीडियम में किसी चार्ज को रखते हैं तो उसके कारण लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो जाता है। अगर फोर्स कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन कम करना पड़ेगा, चार्ज लाने में वर्क डन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल जो है कम इंक्रीज होगा और चार्ज ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, क्यू मतलब तो क्यू तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोटेंशियल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेशियो जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं थोड़ा सा, वैसे मैथमेटिकली अपन इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर्स, किस किस चीज़ों पे वो डिपेंड किया। देखो पहली चीज़, एक तो अपन ने देखा मीडियम की डिपेंडेंसी, एक देखा आर पे डिपेंडेंसी। आर क्या है, डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, एप्सिलॉन आर क्या है, मीडियम ऑफ द कंडक्टर। मतलब वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। दो चीज़ों पे कौन कौन सी चीज़ें आ गई, दो चीज़ें हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। एक तो डायमेंशन मतलब रेडियस, साइज़, मीडियम कौन से मीडियम में रखा है, एयर है या वॉल्यूम है, इन सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और कैपेसिटर के बारे में स्टार्ट करेंगे पढ़ना। थैंक यू।